जूम करने के लिए कोड लिख रहे थे, तो उसमें हमने क्या क्या किया था। एक एपीआई बनाई, बन गई। उसके बाद ये वेब एप्लीकेशन या नॉर्मल एमवीसी प्रोजेक्ट हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें क्या किया, जिस तरह का डेटा आ रहा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए वैसे दो मॉडल बना लिए। अब एपीआई से जो डाटा आ रहा है और जा रहा है उसके लिए क्या किया था, डीटीओ बनाया था। डीटीओ के स्ट्रक्चर के दो बन गए, नेशनल पार्क और ग्रेड, क्योंकि यहाँ डाटाबेस नहीं यूज होगा, वो तो एपीआई में ही है, यही तो बेनिफिट है। फिर मैंने क्या किया, रिपोर्ट। सबसे पहले मैंने क्या किया, एसडी के अंदर यूआरएल, एपीआई कुछ नहीं है, क्योंकि जस्ट यूआरएल, आपको एक यूआरएल मिलेगा। हमने अपनी एपीआई की यूआरएल यहाँ पे 2 है, 200 है, 4 है, यहाँ लिखो। फिर हम लोग क्या बना रहे थे, रिपोजिटरी। ये मैं एक ऐसी जेनरिक रिपोजिटरी बना रहा हूँ किसी भी लैंग्वेज की एपीआई को कॉल करने के लिए, और चाहे 2 एपीआई है, चाहे 200 है, चाहे 2 लाख है, सबके साथ ही काम करे। आपने देखा आई रिपोजिटरी बनाया, इंटरफेस। अब यहाँ पे मीनिंग तो पता है, गेट ऑल, क्रिएट, अपडेट और डिलीट, कहानी पुरानी है, बट इसमें हम दे रहे हैं यूआरएल, क्योंकि डाटा तो एपीआई से आएगा और एपीआई को ही जाएगा, तो वो यूआरएल यहाँ पे देना है। ठीक, सेव और अपडेट में डाटा भी जाएगा आएगा, तो पास कर दिया। डिस्प्ले और फाइंड में डाटा, जैसे डिस्प्ले में आएगा ही, फाइंड में कौन सा आईडी है वही आएगा, डिलीट किसको डिलीट करना, किसका आएगा। फिर मैंने इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया और एक मेन रिपोजिटरी बना दी। ये टी, ये सारी कहानी पता है, याद ये रखना है, आई HTTP क्लाइंट फैक्ट्री, ये क्या आपका इंटरफेस है, आई HTTP क्लाइंट फैक्ट्री। ये आपका क्या है, एक इंटरफेस। एक, और ये इंटरफेस यहां पे इंप्लीमेंट कर दिया। एक पता है एपीआई को कॉल करने के लिए। फिर हम बनाए थे क्रिएटर से, ये सेव का। तो यहां 2 चीजें होती है हमेशा, एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स। क्रिएट में क्या है, सेव है तो डाटा जाएगा क्लाइंट से। तो ये देखो, सबसे पहले क्या किया, HTTP रिक्वेस्ट मैसेज, एक रिक्वेस्ट जनरेट की, पोस्ट, सेव, और ये यूआरएल, और डेटा obj टू क्रिएट, यहां पे चेक किया। फिर उस डेटा को एक कंटेंट में डाल दिया, पर उससे पहले उस डेटा को क्या किया, सीरियलाइज। बताया था नेटवर्क पे जब डेटा जाएगा वो सीरियलाइजेबल होना चाहिए, समझाया था। ठीक, उसके बाद ये क्लाइंट बना। अब उसके बाद ठीक, ये देखो, क्लाइंट सेंड अस सेंड, ये रिक्वेस्ट गई, और इसके बदले में हमें क्या मिला, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या है, ओके, HTTP या नॉट फाउंड, नो कंटेंट, ये सारे क्या है, रिस्पॉन्स। और यहां चेक कर लिया, अगर क्रिएटेड है ठीक, तो क्या आएगा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और यहां पे डिलीट अ सिंक, ठीक, डिलीट अ सिंक। तो डिलीट में क्या था, रिक्वेस्ट में कंटेंट नहीं था। पहले अपडेट देख लो, फिर देखते हैं। अपडेट में सब कुछ वही, बस यहां पे आ गया पुट एक, और यहां पे आ गया नो कंटेंट, बाकी सेम था।
रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। फिर मैंने आपको लिखवाया था डिलीट का। डिलीट में रिक्वेस्ट में कोई कंटेंट नहीं है, सिर्फ यूआरएल से क्या जाएगा, आईडी, इसलिए यहां कंटेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी और यहां सीधा क्लाइंट बन गया और उसके बदले में रिस्पॉन्स क्या आया, ओके। तो ये डिलीट। अब हमारा नेक्स्ट कोड है गेट ऑल। अब बताओ गेट ऑल में क्या क्या होगा। रिक्वेस्ट तो बनेगी बट रिक्वेस्ट में कोई डाटा नहीं होगा, रिस्पॉन्स में डाटा आएगा। ठीक, तो आपकी ये वाली लाइन रिक्वेस्ट जनरेट होगी, फिर एक क्लाइंट भी बनेगा और उसके बाद रिस्पॉन्स। ये आपका ये लॉजिक और यहां पे ये आप लिखोगे ये पूरा, बस डिलीट की जगह क्या आएगा, बोलो गेट। अवेट है तो क्या आ जाएगा, सिंक। ये इतना बनेगा, पहली बात तो ये। तो HTTP रिक्वेस्ट मैसेज क्लाइंट और उसके बदले में रिस्पॉन्स। अब यहां पे जो रिस्पॉन्स है तो डाटा आएगा। जब नेटवर्क में डाटा आता है तो सीरियलाइजेबल होगा। जब हमें दोबारा से पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, डीसीरियलाइज। जैसे हमने क्रिएट और अपडेट के केस में जब डेटा भेजा सर्वर पे तो सीरियलाइज किया, बाद में उन्होंने डीसीरियलाइज किया होगा। अब हमारे पास जो डाटा आएगा वो क्या होगा, सीरियलाइजेबल होगा, लेकिन हमें वो डीसीरियलाइज करना पड़ेगा। मैंने एग्जांपल दिया था, एक गाड़ी में सामान आ गया, दैट इज सीरियल, क्योंकि प्रॉपर मैनेज वे से रखा होगा, टूट ना जाए। लेकिन जब गाड़ी में पहुंच के फिर तो सामान अपनी अपनी पोजीशन पे नीचे रखोगे अलग अलग, वही सेम चीज है। तो अब मुझे क्या करना है, इसे दोबारा से डीसीरियलाइज। इसका रिस्पांस क्या है, ओके। रिस्पांस क्या है इसका, ओके। ठीक, रिस्पांस क्या इसका, ओके है। ठीक, और इसके बाद तो एक HTTP रिस्पांस डॉट स्टेटस कोड और यहां पे ओके। ओके मतलब डाटा सक्सेसफुली आया। अब यहां पे इसको एक वेरिएबल ले लिया, कुछ भी नेम आप लोग रख सकते, JSON स्ट्रिंग, और यहां पे उसको आपने रीड कर लिया। ठीक, तो यहां पे रीड एज स्ट्रिंग और इसको रीड कर लिया। अब हमने इसे डीसीरियलाइज करना है। रिटर्न JSON कन्वर्टर, JSON convert dot deserialize object। ठीक, ये देखो अब किसमें डीसीरियलाइज करना है, कलेक्शन है तो आई इनम्बरेबल। किसमें करना है, टी में। ठीक, तो ये मैंने क्या किया, डीसीरियलाइज। ठीक, और किसको करना है,
JSF स्ट्रिंग। इसको करना हमने JSF स्ट्रिंग, यहां असिंक लगा हुआ तो आगे वेट। और अगर स्टेटस नल नहीं है तो देख लो, जो डाटा रीड किया उसको डीसिरियलाइज कर दिया। ठीक, तो इस तरह से, और यही आपका फाइंड में होगा, इसमें होगा फाइंड। ठीक, एक अब गेट द सिंक और इसमें क्या फर्क है बताओ जी। बस उसमें आई नंबरेबल नहीं आएगी और आईडी पास हो। ठीक, तो ये देखो यहां पे, और इसमें आप लोग फाइंड वाले, एक फाइंड में वही कोड देख लो एक बार, यहां पे आएगा आप सिंक गेट, ठीक है, और यहां पे पैरामीटर में क्या पास करोगे, आपने लिखना है बच्चे, आईडी पास कर दिया। ठीक, ये ठीक है, ओके है। बस यहां पे ये ऐसे आए, लेकिन आई नंबरेबल नहीं आए, बाकी आपका सेम। लिखो, तो ये था आपका
ये जेनरिक रिपोजिटरी है, इसमें कहीं नहीं लिखा इसी एपीआई के साथ हो, इसी लैंग्वेज के साथ हो, तो ये जेनरिक। अब मैं ट्रेल की एपीआई कॉल करूं, चाहे नेशनल पार्क की, चाहे मैं इसके अलावा कोई और, सब पे काम कर। लिख लिया जी। तो ये आपकी जेनरिक रिपोजिटरी बन, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। रिक्वेस्ट रिस्पांस, कहीं डाटाबेस में, यहाँ सारा काम किसका आपका, बोलो इस यूआरएल। ठीक, और तो कुछ नहीं है। अब उसके बाद आप लोग क्या करें, एक इस तरह से क्लोज किया तो इतना काम तो आपका हो। एक, अब आपने आगे क्या करना, तो एक तो आप program.cs में जाओ, एक आपने लिखना है, यहां पे गए, और यहां पे, अच्छा इससे पहले बच्चे को करना पड़ेगा। अब ये रिपोजिटरी जो है, ये तो जेनरिक बनाई है, अब हमें एप्रोप्रिएट तो बनानी पड़ेगी ना। एक तो चलो, अब आ जाओ आई रिपोजिटरी पे, राइट क्लिक करो और बनाओ आई नेशनल पार्क रिपोजिटरी, जैसे हम लोग उस प्रोजेक्ट में बनाते हैं। तो आई रिपोजिटरी पे ऐड किया क्लास, यहां चूज करो इंटरफेस, और इसका नाम है आई नेशनल पार्क रिपोजिटरी। आई नेशनल पार्क रिपोजिटरी। ठीक, और यहां पे किसको बोलो, आई रिपोजिटरी किसकी है, नेशनल पार्क। एक, तो ये आपने लिख लिया, तो पहले भी हम लोग लिख, और आप बनाएंगे नेशनल पार्क रिपोजिटरी। नेशनल पार्क रिपोजिटरी। एक,
नेशनल पार्क रिपोजिटरी। तो अब आप लोग रिपोजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और इसका नाम दोगे नेशनल पार्क रिपोजिटरी, और यहां पे इनहेरिट करोगे रिपोजिटरी किसके लिए, नेशनल पार्क, और यहां पे आई नेशनल पार्क क्या आपका इंटरफेस। ठीक, और यहां पे प्राइवेट रीड ओनली, वहां तो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट था, और यहां पे IHTTP क्लाइंट फैक्ट्री है, कंस्ट्रक्टर, और यहां पे IHTTP क्लाइंट, और यहां पे, और इसमें क्या लिखोगे, पेज, और वो पास कर। एक वहां एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट था, डेटाबेस था सीधा, यहां एपीआई को कॉल करने के लिए IHTTP क्लाइंट फैक्ट्री, ये देखो। अब ऐसे ही बनाएंगे आई ट्रेल रिपोजिटरी और ट्रेल, और इन दोनों को ऐड कर देंगे प्रोग्राम डॉट, बस चेंज हो गया एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट की जगह।
लिख लिया। अब क्या करो, एक और आई रिपोजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास इंटरफेस, और इसका नाम क्या रखोगे, आई ट्रेड रिपोजिटरी। ठीक, और यहां पे आई रिपोजिटरी किसके लिए, ट्रेड हो गया। अब हम क्लास बनाएंगे ट्रेड रिपोजिटरी। वही चल पड़ी जेनरिक बनाने के बाद, आगे की वही कहानी जो आपने प्रोजेक्ट में आपने देखा, जेनरिक रिपोजिटरी भी यूज हो गई, नॉन जेनरिक। और अब आप लोग रिपोजिटरी पे जाओगे, राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, टेल रिपोजिटरी, और ये किसके लिए है, ट्रेल, और यहां पे आई ट्रेल रिपोजिटरी, प्राइवेट रीड ओनली HTTP क्लाइंट फैक्ट्री, और वही से क्लाइंट फैक्ट्री, और यहां पे और इसके कंस्ट्रक्टर में क्या पास करोगे, एक अब क्या कर, program.cs में जाओ, और यहां पे builder.services.add scope आई नेशनल पार्क और नेशनल पार्क रिपोज, फिर builder.services.add scope आई ट्रेल और ट्रेल रिपोज, ये दो, और यहां पे बिल्डर डॉट एक और लिखना है एट HTTP क्लाइंट, ये जरूरी है। अगर ये नहीं लाइन लिखोगे तो HTTP क्लाइंट फैक्ट्री काम नहीं करेगी, इसलिए एट HTTP क्लाइंट ये लिखना जरूरी। तो पता ही थे ऊपर का।
एक तो अब आपने ये सारा काम कर लिया। अब हम सिंपल एमबीसी कंट्रोलर बनाएंगे, एक नेशनल पार्क के लिए और एक ट्रेल के लिए। वही ऊपर मेन्यूज बनाएंगे, सेव अपडेट डिलीट सारी कहानी होगी। बस कहानी पहले भी होती थी पर पहले बिना एपीआई। अब सारा काम कैसे हो रहा आपका एपीआई से। अभी तक मैं बोलूं हमें एपीआई बनानी आ गई। एपीआई को हमने टेस्ट कर लिया स्वैगर में, एपीआई को हमने टेस्ट कर लिया पोस्ट में। फिर उसके बाद एपीआई तैयार हो गई तो नेक्स्ट पेज होता है उन्हें यूज करना आना चाहिए। तो अब हम सीख रहे हैं हाउ टू कंज्यूम एपीआई। एक कैसे एपीआई को आप कंज्यूम करते। यहीं पे मूवी देखते हैं। सैटरडे को या संडे को या मंडे ठीक, अब आप लोग फ्राइडे। तो ये क्लोज कर दिया सारा। अब हम सिंपल एमबीसी कंट्रोलर पे गए, राइट क्लिक किया, ऐड कंट्रोलर और वही एमबीसी कंट्रोलर जैसे आप सिंपल एमबीसी का लेते हैं। और यहां पे नेम दे दिया क्या, नेशनल पार्क कंट्रोलर आ गया जी। इसमें कोई एरिया नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये एरिया के बिना एरिया लेते थे। अब आप लोग प्राइवेट, रीड ओनली और आई। अब देखो आई नेशनल पार्क रिपोजिटरी तभी एक्सेस हुई अगर program.cs में मैंने ऐड की। कंस्ट्रक्टर में आगे आई नेशनल पार्क रिपोजिटरी और यहां पे ये आपने लिख दी। पुरानी कहानी है। अब इंडेक्स नाम का हम व्यू बनाएंगे तभी पता चलेगा ना पूरा। वही नेशनल पार्क लिस्ट, न्यू नेशनल पार्क सारा कुछ। अब यहाँ फॉन्ट एमएसएन यूज करो, वो सब कर लो। टोस्टर यूज करो, फॉन्ट एमएसएन यूज करो, स्पीक अलर्ट यूज करो, डाटा टेबल यूज करो, आता ही है। तो अब यहाँ पे ये तो नॉर्मल प्रोजेक्ट बन रहा है, देखने वाले के लिए तो कुछ नहीं पता। वो तो सामने जीयूआई वो तो पहले बनाया, कोई फर्क नहीं। लेकिन बैकग्राउंड में काम कैसे हो रहा सारा एपीआई। फिर बनाएंगे इंडेक्स नाम का व्यू। क्या बनाएंगे? इंडेक्स नाम का व्यू बनाएंगे। तो इंडेक्स पे राइट क्लिक किया, ऐड व्यू और रेजर
व्यू, सिंपल व्यू आपने ऐड कर। एक और इसका मेन्यू बना लोगे लेआउट पे जाके, कोई लेआउट थीम अप्लाई कर लो और उस पे वो सारी लाइब्रेरी, डाटा टेबल, स्वीडलर, टोस्टर, फॉन्ट अमेसन, वो सारी आप इसमें ऐड कर। ठीक, तो अब क्या करो, उसके बाद व्यूज कुछ नया नहीं है, शेयर्ड और लेआउट, और यहां पे एक मेन्यू के ऑप्शन और, तो यही एलआई टैग कॉपी कर दो और पेस्ट। कोई समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बस यहां कंट्रोलर का नाम क्या है, नेशनल पार्क, एक ये चेंज होगा, और एक्शन का नेम क्या है, बोलो, इंडेक्स, और यहां पे ऊपर नेशनल पार्क लिस्ट, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, नेशनल पार्क लिस्ट। ठीक, तो ये आपका एक मेन्यू बन जाए। ठीक, तो अब आप उसके बाद क्या करोगे, ये पता है आपको क्या करना। अब क्या करो, अपने प्रोजेक्ट से वो रेफरेंस सारे यहां पे ऐड कर। मतलब ये है कहने का कि पुराने प्रोजेक्ट में गए, जो आपका मेन प्रोजेक्ट बनाया था, और यहां पे सबसे पहले सीएसएस के रेफरेंस आपके पास हैं, इसके सीएसएस के, और वो रेफरेंस कहां ऐड करोगे, ये हेड में ऐड कर लिया। इसी तरह से जेएस के रेफरेंस भी आप उठाओ और नीचे यहां पे वो पेस्ट कर, याद है सारा ये, और ये किया। अब रन करोगे तो जब HTML में चेंज करोगे तो वो चेंजेस नहीं मिलती है, तो उसके लिए रन टाइम कंपाइलेशन का पैकेज ऐड करना पड़ता है। तो ये कर्ल स्टेप्स लिख लो ना, क्या किया, लेआउट में क्या, मेन्यू डाला, नेशनल पार्क का इंडेक्स, और ये सारे पैकेज आपने डाल दी। उसके बाद एक पैकेज और, नगद मैनेज नगद पैकेजेस, पता ना क्यों, और यहां पे कंपाइलेशन, और ये सेकंड वन Microsoft.ASP.NET Core.MVC.Razor.Runtime Compilation। और ये वेब ऐप वाले प्रोजेक्ट पे चाहिए, दूसरे में तो GUI होता ही, पता ना किसके लिए होता है, कि जब HTML प्रोजेक्ट रनिंग हो, HTML में चेंज करे तो वो रिफ्रेश हो जाना चाहिए। और यहां पे वर्जन 6 का लेटेस्ट उठा लो, 6.0.33 भी आ, और हम 3.2 यूज कर रहे हैं, तो यही बात ठीक। और इंस्टॉल ISF एक ISF
एक तो ये वाला पैकेज नजर मार लोगे, ये इंस्टॉल कर, रन टाइम याद आ गया। और अब program.cs में जाके छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन इसकी करनी। तो क्या करोगे, program.cs जहां ये लिखा हो डॉट एट रन टाइम कंपाइलेशन, ये चीज आप इसमें ऐड कर दो लास्ट में। अब ये चीजें सारी हमने पुराने प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर की, तो अब रन करोगे तो वही नेशनल पार्क लिस्ट उस पेज का हम डिजाइन बनाए। फिर डिस्प्ले वाली एपीआई को गेट ऑल, वही वाली बात होगी। कितना काम हो गया जी, जेनेरिक रिपोजिटरी कंप्लीट की, एप्रोप्रिएट रिपोजिटरी बना ली, program.cs में ऐड कर दिया। बट एक चीज जरूर ऐड करना, ऐड एचटीटीपी क्लाइंट। अगर ये नहीं ऐड करोगे तो आई एचटीटीपी क्लाइंट फैक्ट्री काम इंटरफेस नहीं कर। ठीक, अब आप इसको रन करके देखो। ये आ गया ना नेशनल पार्क। अभी ये हटा लोगे ना, ये चीज ये हटा लेनी, थोड़ा मेन्यू ठीक कर लेना। ये ठीक, अब हम इस पेज पे काम कर, तो ये देखो ये बैकएंड भी रन हो रहा है, बट किया था दोनों प्रोजेक्ट इकट्ठे रन होने चाहिए। मिनिमाइज कर दिया, और अब हम लोग इंडेक्स के आगे और यहां पे क्या लिखते हैं बोलो, div क्लास रो, और उसके बाद div क्लास कॉल -9 h2 नेशनल पार्क लिस्ट, टैक्स हाइफन प्राइमरी, यही था। ये देखोगे, रिफ्रेश करो, आगे, और यहां पे div क्लास कॉल -3, यहां पे एंकर टैग एक्शन क्या लिखोगे, अपसर्ट क्लास btn -info form -control, ऐसा ही है। और क्या लिखते हैं, न्यू नेशनल पार्क, और यहां पे आगे आपने क्या लगाना है बोलो,
फॉन्ट हमेशा क्या लिखते हैं, FAS FAI पर प्लस, और बीच में आप ये स्पेस दे, और ये नजर भी मार लो, डिजाइन में पता भी चल जाए। टेक्स्ट वाइट करना है, ब्लैक आ रहा है, तो वो भी आप लोग कर सकते। क्या करोगे, टेक्स्ट आइकन वाइट, रिफ्रेश किया और ये ठीक। देख कुछ नया नहीं, वही था जो हम पहले करते। उसके बाद डिव क्या लिखोगे, क्लास कंटेनर राउंडेड बॉर्डर पैडिंग दे दी और मार्जिन दे दिया। बात पड़ चुकी है, पता है। और यहां पे टी है, क्या लिखते हैं, नहीं, टेबल आईडी डॉट टीबीएल डेटा, क्लास टेबल हाइफन बॉर्डर टेबल हाइफन स्ट्राइप टेबल हाइफन लॉज पीएच और यहां पे टीआर टेबल रो। क्या क्या हेडिंग चाहिए, क्या क्या डिस्प्ले करना है। ये नेम और एक्शन, दो चीजें आएंगी आपकी, नेम और एक्शन, बस। और ये रिफ्रेश करके नजर मार लो, तो इस तरह से नेशनल पार्क प्लेस, तो इस तरह से ये आपका आ गया एक। अब यहां पे फिर हम लोग क्या करेंगे, एक एपीआई बनाएंगे कैटॉल, और उसको कॉल करेंगे कहां पे, जावा स्क्रिप्ट। एक अब कहानी पुरानी है, लेआउट पे भी कोई लेआउट अप्लाई कर लेना थी जो अच्छा सा आपको लगे।
ठीक, तो इस तरह से ये था आपका सेम। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा लेआउट को वैसे ठीक करना है, जैसे ये ऊपर, ये देखो ये टाइटल्स आ रहा है, ये भी एक, ये देखो नेशनल पार्क, वेब ऐप, डॉक्यूमेंट बना दिया। अब ये नहीं आएगा ना, देखो थोड़ा सा ठीक कर लेना उधर, थोड़ी लुक एंड फील इसकी ठीक आनी चाहिए। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये ठीक है। अब हम इसके आगे बाकी बैकग्राउंड कलर चेंज करने को तो आपको इतना पता है, थीम को अप्लाई कर देना। अब आपका फिर होगा नेशनल, ये आपने बना लिया बच्चे। फिर हम लोग बनाएंगे सभी एक इतना करके आओगे